गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम गायत्री के इस यूट्यूब चैनल पे पढ़ेंगे प्रयोगवाद। प्रयोगवाद कब से प्रारंभ हुआ और यह काव्य छायावाद, प्रगतिवाद और नई कविता से किस प्रकार से भिन्न हैं, इन चीज़ों का हम यहाँ पर विस्तृत वर्णन करेंगे कि छायावाद की क्या क्या विशेषताएं रही हैं, कौन कौन से इसमें प्रमुख काव्य रहे हैं, कौन इनके प्रमुख काव्यकार रहे हैं या कवि रहे हैं और किस प्रकार का उन्होंने अपने काव्य में वर्णन किया है। इन सभी का जिक्र है हम यहाँ पर करेंगे। प्रयोगवाद का प्रारंभ हम 1943 से 53 तक मानते हैं और 53 से हम प्रारंभ करते हैं नई कविता। तो हम आज पढ़ेंगे सबसे पहले प्रयोगवाद। प्रयोगवाद शब्द जो हैं दो शब्दों के योग का परिणाम है। पहला है प्रयोग और दूसरा है वाद। इसमें पहला शब्द प्रयोग विज्ञान से संबंधित हैं, तो दूसरा वाद सिद्धांत कहें या मताग्रह के घेरे से। अब हम प्रयोग का अर्थ करते हैं और प्रयोग का अर्थ होता है किसी वस्तु की पूर्व माने प्रकृति का पूर्व ज्ञान प्राप्त करना। क्या है इसका अर्थ? किसी वस्तु की पूर्व माने प्रकृति का पूर्व ज्ञान प्राप्त करना, यानी वर्तमान में जो वस्तु हैं वह इससे पूर्व में किस स्थिति में थी, इसका हम ज्ञान प्राप्त करना ही विज्ञान है या प्रयोग है। प्रयोग का उद्देश्य सत्य अन्वेषण और उसमें पाए सत्य को ग्रहण करना है। क्या है प्रयोग का उद्देश्य? कि इसमें सत्य अन्वेषण क्या है और उसमें सत्यता को ग्रहण करना। प्रयोगवाद का जन्म तार सप्तक एक पत्रिका थी, 1943 में इसका प्रकाशन हुआ था और इस पत्रिका के प्रकाशक थे अज्ञेय जी। उसी से माना जाता है और प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं अज्ञेय जी को, कि प्रयोगवाद का प्रारंभ तार सप्तक के प्रथम प्रकाशन 1943 से माना गया है और इसके प्रवर्तक हैं अज्ञेय जी हैं। 1945 में डॉक्टर जगदीश गुप्त और राम स्वरूप चतुर्वेदी के संपादन में प्रयोगवादी कवियों का अर्धवार्षिक संग्रह नई कविता के नाम से प्रकाशित होने लगा। उसी समय से प्रयोगवाद कविता का नाम प्रपद्यवाद नई कविता पड़ गया है। लेकिन अपन नई कविता को अलग से पढ़ेंगे, वह है भी अलग, उसकी विचारधारा अलग है। लेकिन कुछ लोगों ने इस प्रकार का माना है कि प्रयोगवाद, नई कविता और प्रपद्यवाद जो है एक ही है, लेकिन नई कविता अलग है। आज हम इस प्रयोगवाद कविता की विशेषताओं पर कुछ ध्यान आकर्षित करेंगे। सबसे पहली विशेषता इस काव्य की है घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद। क्या विशेषता है? घोर अहमवाद या अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद। प्रयोगवादी कविता के लेखक की अंतर आत्मा में अहमनिष्ठ इस रूप में बदमूल हैं कि वह सामाजिक जीवन के साथ किसी प्रकार के सामंजस्य का गठबंधन नहीं कर सकता, समाज से वह गठबंधन कर ही नहीं सकता। इस प्रकार का
उसकी अंतर आत्मा में अहम बैठ गया है। यह एक प्रकार से व्यक्तिवाद की परम विकृति में परिणति है। यानी यह हम क्या देखते हैं, व्यक्तिवाद की परम विकृति में परिणति होती हुई हमें नजर आती हैं। क्या कहा है कवि ने कि साधारण नगर में मेरा जन्म हुआ, बचपन बीता अति साधारण खान पान। यहाँ वह किसकी बात करता है, स्वयं की बात करता है, व्यक्तिवाद की बात करता है कि साधारण नगर में मेरा जन्म हुआ, बचपन भी साधारण बीता और मेरा साधारण खान पान रहा। यानी वहाँ कवि जो हैं समाज की बात को न लेकर के अपने अहम को बताता है और व्यक्तिवाद की स्थापना करता है। फिर दूसरी इस काव्य की या कविता की विशेषता है अति नग्न यथार्थवाद। प्रयोगवादी कविता में दूषित मनोवृत्तियों का चित्रण भी अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया है। यानी इस काल के इस प्रवृत्ति के कवियों ने कविता के माध्यम से दूषित मनोवृत्ति का चित्रण किया है। उनकी कविता का लक्ष्य दमित वासनाओं एवं कुंठाओं का चित्रण मात्र रह गया है। यानी इस काल के जो कवि थे उनका उद्देश्य यही था कि दमित वासनाओं और कुंठाओं का चित्रण करना। क्या कहते हैं, मेरे मन की अंधियारी कोठरी में अतृप्त आकांक्षाओं की वेश्या बुरी तरह खांस रही हैं। दूसरी ओर कह रहे हैं कि पास घर आते तो दिन भर का थका जिया मचल जाए। तो इस प्रकार से इस काल के कवियों ने अति नग्न यथार्थवाद को चित्रित किया है। अज्ञे जी लिखते हैं कि आधुनिक युग का साधारण व्यक्ति सेक्स संबंधी वर्जनाओं से आक्रांत हैं। उसका मस्तिष्क दमन की गई सेक्स भावनाओं से भरा हुआ है। यह सच है कि इस प्रयोगवादी कविता के कवि भी अपने गुरु फ्राइड के समान चले हैं। यही कारण है कि इस कविता में नारी की बुरी तरह से मिट्टी पलित हुई है। फिर अगली इसकी विशेषता, इस काव्य की विशेषता है निराशावाद। नए कवि को न तो अतीत से प्रेरणा मिलती है और न ही वह भविष्य की आशा आकांक्षाओं से उलसित हैं। उनकी दृष्टि केवल वर्तमान तक सीमित है। किसकी? प्रयोगवादियों की। न तो वह भविष्य को लेकर के ज़्यादा खुश हैं, न अतीत को लेकर के, वह वर्तमान तक सीमित रहते हैं। अतः ऐसी स्थिति में उसका क्षणवादी, निराशावादी और विनाशात्मक प्रवृत्तियों में लीन हो जाना स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में ये कह रहे हैं कि व्यक्ति एक पल को, एक क्षण को जीना चाहता है और वह भूत और भविष्य के प्रति निराशावादी बना रहता है और वर्तमान में वह जैसा भी कार्य करता है वह एक विनाशात्मक प्रवृत्ति की ओर लीन रहता है। उनकी स्थिति उस व्यक्ति की भांति है जिसे यह विश्वास हो कि अगले क्षण प्रलय होने वाली है। प्रयोगवादियों की स्थिति ऐसी है कि जिस व्यक्ति को ये पता चले कि अगले ही पल, क्षण में प्रलय होने वाली हैं और हम सब का विनाश हो जाएगा, अतः वे वर्तमान क्षण में ही कुछ प्राप्त कर लेना चाहता है कि इसी क्षण में वह जितना प्राप्त करना है वह प्राप्त कर लेना चाहता है। क्या कहता है कवि? आओ हम सब अतीत को भूलें, अतीत को भूल जाएं
और आज ही अपनी रग रग के अंदर को छू ले। अपनी रग रग को छूने की बात करता है। छू लें इसी क्षण, क्योंकि कल को वे नहीं रहें, क्योंकि कल हम भी नहीं रहेंगे। वह उसी क्षण को जीना चाहता है। हो सकता है कल वो भी ना रहे और हम भी ना रहें, इसलिए अभी जो हम भोगना चाहें, अभी जो हम सुख प्राप्त करना चाहें, वह इसी क्षण करना चाहता है। चौथी विशेषता है इस काव्य की बौद्धिकता एवं शुष्कता। देखो, जिस काव्य में, जिस प्रवृत्ति में बौद्धिकता आ जाती है तो शुष्कता अपने आप उसमें समाहित हो जाती हैं। प्रयोगवादी कवि अनुभूतियों से प्रेरित होकर काव्य रचना कम करते हैं। अपने मस्तिष्क को कुरूद कुरेद कर, खरोंच करके उसमें से कविता को बाहर खींच लाने का प्रयास अधिक करते हैं। यानी मस्तिष्क को कुरोद कुरोद करके कविताएं लाएगा तो इसका मतलब है बौद्धिकता पे अधिक बल दे रहा है। वस्तुतः उनमें रागात्मकता की अपेक्षा विचारात्मकता अपितु अस्पष्ट विचारात्मकता अधिक होती हैं। तो अब बौद्धिक या मस्तिष्क का अधिक उपयोग करेंगे तो वहाँ पर रागात्मकता यानी प्रेम की अपेक्षा विचारों का अधिक होना स्वाभाविक है। और इस प्रकार से ये कह रहे हैं कि अस्पष्ट विचारात्मकता अधिक होती जाती हैं। यहाँ कवि क्या कह रहा है? अंतरंग की इन घड़ियों पर छाया डाल दूँ, अंतरंग की इन घड़ियों पर छाया डाल दूँ, अपने व्यक्तित्व को एक निश्चित सांचे में ढाल दूँ, अपने व्यक्तित्व को एक निश्चित सांचे में ढाल दूँ, निजी को कुछ है अस्वीकृत कर दूँ, जो अपना है उस सब को भूल दूँ, निजी को कुछ है अस्वीकृत कर दूँ, संबोधन के सर्ग को उपसंहृत कर दूँ, आत्मा को न मानूं। तो यहाँ पर वह बौद्धिकता पर ज़्यादा जोर देता है और बौद्धिकता पे विचारात्मकता पर अधिक जोर देने से यह काव्य शुष्क हो गया है। पांचवी विशेषता है इसकी भदेश का चित्रण। इन कवियों ने अपनी अस्वस्थ सौंदर्य चेतना एवं विकृत रुचि के कारण कुरूप, असुंदर एवं भद्दे दृश्यों को भी चित्रण रुचिपूर्वक किया है। यानी इन्होंने जो भी अपने सामने देखा कैसा था? अस्वस्थ सौंदर्य चेतना, स्वस्थ सौंदर्य चेतना उनमें नहीं थी। विकृत रुचि के कारण, उनकी रुचि जो है वह विकृत थी, इसके कारण उन्होंने असुंदर का अधिक वर्णन किया, जो भद्देश दृश्य थे उनका ज़्यादा चित्रण किया है। यहाँ देखिए क्या कहते हैं, लगता है कोई ठोर नहीं। क्या कहा? लगता है कोई ठोर नहीं आज का मनुष्य, गर्भ से धक्के देकर निकला हुआ ऋषिपुत्र। मोहब्बत एक गिरे हुए गर्भ के बच्चे सी होती हैं, चाहत वह मजबूरी हो सकती हैं। इस प्रकार से इन्होंने भदेश का चित्रण किया है। मोहब्बत एक गिरे हुए गर्भ के बच्चे सी होती हैं, चाहत वह मजबूरी हो सकती है, जिसे मरीज खांस कर थूक ना सके। वस्तुतः यह प्रवृत्ति अंग्रेजी की आधुनिक कविताओं में भी मिलती हैं और उस अंग्रेजी की आधुनिक कविताओं का अंधानुकरण करने का यहाँ प्रयास किया गया है।
अगली विशेषता है साधारण विषय का चयन। प्रयोगवादी कवि के पास कहने के लिए कोई बड़ी बात या कोई विशेष बात नहीं है। अपने आसपास की साधारण वस्तुओं जैसे चूड़ी का टुकड़ा है, चाय की प्याली है, बाटा की चप्पल है, साइकिल है, कुत्ता है, बेडरूम है, होटल है, दाल, तेल, नमक, लकड़ी आदि को लेकर इधर उधर की कुछ कह देता है, वह उनके लिए कविता बन जाती है। यानी इनके पास में कोई विशेष विषय नहीं है जिसके ऊपर वो कहे। इन्होंने अपना विषय जो बनाया है वह दैनिक उपयोग की वस्तुओं को और जो सामने उनको दिखा उसी चीज़ को इन्होंने विषय बनाया। जैसे इनकी कविता है, क्या कह रहे हैं, बैठ कर ब्लेड से नाखून काटे। क्या कहा? बैठ कर ब्लेड से नाखून काटे, बढ़ी हुई दाढ़ी से बालों के बीच की खाली जगह छांटे, सर खुजलाए जमुआए, कभी धूप में आए कभी छाँव में जाए। तो ये प्रकार का साधारण विषय है जो वह कार्य कर रहा है, उसी चीज़ का इन्होंने वर्णन कर दिया और कविता बना दी। फिर इनके काव्य में अगली विशेषता है व्यंग्य और कटुक्ति, कि प्रयोगवादी कवियों ने व्यंग्य भी किया है और कटुक्तियाँ भी लिखी हैं। प्रयोगवादियों ने कहीं कहीं आधुनिक जीवन के विभिन्न पक्षों पर व्यंग्य करने का प्रयास किया है, किंतु व्यंग्य के लिए जिस मानसिक संतुलन की अपेक्षा है उसका प्राय प्रयोगवादी कवियों में अभाव रहा है। इससे उनकी उक्तियाँ सफल व्यंग्य बनने के स्थान पर प्रभाव शून्य कटुक्तियाँ बन जाती हैं। क्या कहा है? यहाँ पर नेताओं पर, राजनीति पर कुछ व्यंग्य किया है सांप के माध्यम से, कि सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं। क्या कहा? सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, फिर कैसे सीखा डसना, विष कहाँ पाया। तो ये एक प्रकार के नेताओं पर व्यंग्य किया गया है सांप के माध्यम से। फिर अगली विशेषता है इसकी असंबद्ध प्रलाप। क्या है? असंबद्ध प्रलाप। अब देखते हैं अपन कि फ्राइडीय चिकित्सा प्रणाली में रोगी के द्वारा नींद में या अनिद्रित अवस्था के कहे गए असंबद्ध उद्गारों का अध्ययन करके उनकी कुंठाओं का पता लगाया जाता है। इस पद्धति को उन्मुक्त साहचर्य या फिर फ्री एसोसिएशन कहते हैं। अब देखिए, नींद में या फिर अनिद्रित अवस्था में व्यक्ति जो हैं बड़बड़ाता है। अब उस बड़बड़ाने की अवस्था से हम उनके उद्गारों से ये पता कर सकते हैं कि यह व्यक्ति किन बातों को लेकर कुंठित हैं। तो इन चीज़ों का जब फ्राइड ने अध्ययन किया तो उस अध्ययन को उन्होंने नाम दिया उन्मुक्त साहचर्य, जिसको अंग्रेजी में फ्री एसोसिएशन की पद्धति कहते हैं। प्रयोगवादी इस पद्धति का प्रयोग करते हुए असंबद्ध प्रलाप प्रस्तुत करते हैं, जो इन्होंने इस प्रकार से किए हैं कविता के माध्यम से। आह सारी रात, क्या कहा है? आह सारी रात, चाय रख दो कागज पर, यान निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, ई ईश्वर उ उल्लू चल हट बेटा। अब देखिए इन पंक्तियों का आह सारी रात,
अब इस आ सारी रात से अगली पंक्ति का कोई संबंध नहीं। चाय रख दो कागज पर, फिर दूसरी पंक्ति का तीसरी पंक्ति से कोई संबंध नहीं। या निशा सर्वभूतानाम तस्य जागृति संयमी, और तीसरी पंक्ति से चौथी पंक्ति का कोई संबंध नहीं। ई से ईश्वर, ऊ से उल्लू, और फिर कहता है चल हट बेटा। तो ये एक प्रकार का असंबद्ध प्रलाप की भांति कविता कही गई है। फिर देखिए, इस वाद में या प्रयोगवाद में कुछ शैली नई हैं, प्रतीक नए हैं, उपमान नए हैं, बिंब नए हैं। तो हम देखते हैं इसकी शैली को। प्रयोगवादी कवियों ने नूतन प्रयोगों को अपना लक्ष्य मानते हुए अपनी कविता में नए बिंबों, नए प्रतीकों, नए उपमानों, मुक्त छंदों और नई शब्दावली का प्रयोग किया है। परंपरागत प्रतीकों एवं उपमानों के स्थान पर उन्होंने आधुनिक युग के उपकरणों, विशेषतः वैज्ञानिक साधनों की प्रतिष्ठा का प्रयास किया है। यानी विज्ञान की शब्दावली को अधिक लेने का प्रयास किया है। जैसे इन्होंने नए प्रतीक के रूप में कहा है, प्यार का बल्ब फ्यूज हो गया। क्या कहा? नए उपमान दिए हैं, नए प्रतीक बताए हैं कि प्यार का बल्ब फ्यूज हो गया। यानी यहाँ प्यार जो असफल हुआ है उसको इन्होंने क्या कहा है? प्यार का बल्ब फ्यूज होना। तो नए प्रतीक हो गए, नए उपमान दिए हैं, उपमाएँ दिए हैं। ऑपरेशन थिएटर सी, जो हर काम करते हुए भी चुप हैं। अब ये एक प्रकार का नया उपमान है कि कार्य हो रहा है लेकिन है कैसा? शांति से चुपचाप नीरवतापूर्ण कार्य हो रहा है। नए बिंब है, कोठरी में दीप की लो सेकती ठंडा अंधेरा, बिछी पैरों में नदी जो दर्द की रेखा। तो चारों ओर दुख को व्यक्त कर रही हैं कि कोठरी में दीपक जल रहा है, वो अंधेरे को दूर करने की कोशिश करती हैं और चारों ओर नदी किसकी छाई हुई है? दर्द की, दुख की नदी छाई हुई है। तो एक प्रकार के नए बिंब जो हैं प्रस्तुत हो जाते हैं। वस्तुतः हमारे काव्य शास्त्र में काव्यगत दोषों के जितने भेद बताए गए हैं उन सभी के अंदर एवं उपयुक्त उदाहरण प्रयोगवादी कविता में मिल जाते हैं। यानी काव्य शास्त्र में जितने काव्य के दोष माने गए हैं, बताए गए हैं, वो सभी के सभी जो दोष हैं हम प्रयोगवाद में आसानी से देख सकते हैं। ये था हमारा प्रयोगवाद। आज हमने प्रयोगवाद की विशेषताओं और प्रयोगवाद का प्रारंभ, प्रयोगवाद के काव्य को पढ़ा है। आपको हमारा ये यूट्यूब चैनल कैसा लगता है? आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।